IVM। नमस्कार, स्मार्टफोन नेशन में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में उपलब्ध है। इस हिंदी संस्करण में डिक्सन बनेंगे उत्सव की आवाज और रिद्धि बनेंगी निवेदिता की आवाज। हम सभी उन पॉपअप से परिचित हैं, जो हमें जब भी किसी नई वेबसाइट पर जाते समय कुकीज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए कहते हैं। और हम ऑनलाइन प्राइवेसी के बारे में कितना सोचते हैं, उसके आधार पर हम सभी कुकीज को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। हमारे लिए कुकीज एक ऐसा शैतान है जो हमें विज्ञापन दिखाने के लिए हमारे डेटा को माइन करती है, पर वास्तविकता उससे कहीं ज्यादा जटिल है। हमारे डेटा और प्राइवेसी को ऑनलाइन प्रबंधित करना दिन ब दिन और ज्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है, क्योंकि हमारा जीवन भी ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन होता जा रहा है। शुक्र है अब भी हमारी जिद कायम है। आज ऐसी कंपनियां हैं जो नेक्स्ट हाफ बिलियन समेत सारे सेगमेंट्स के यूजर्स के हाथों में सारी शक्ति देकर ऑर्गेनाइजेशंस को उनके यूजर डेटा को नैतिक और लीगली कंप्लायंट मैनर से मैनेज करने में मदद करती है। द नेक्स्ट हाफ बिलियन और द NHB इस पॉडकास्ट का मूल है। वे भारत में इंटरनेट यूजर्स की दूसरी बड़ी लहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें नेक्स्ट कहते हैं। हम उन्हें पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 500 मिलियन लोगों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जो 2018 से 2022 तक 5 वर्षों में अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन आए हैं। जनसांख्यिकी दृष्टिकोण से वे मुख्य रूप से भारत के आय वितरण के निचले 60% से हैं। वे ब्यूटी सैलून और किराना दुकानों जैसे छोटे व्यवसायों के मालिक हैं और ब्लू कॉलर श्रमिक, घरेलू कामगार, सुरक्षा गार्ड आदि भी हैं। वे टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा आराम का निर्माण कर रहे हैं और एक महत्वाकांक्षी भारत की हलचल और महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं हूं उत्सव और मैं एक एक्स इंजीनियर टर्न मार्केट रिसर्चर, ट्रैवलर और पॉडकास्टर हूं। और मैं हूँ निवेदिता। मैं भी एक एक्स इंजीनियर टर्न कॉमेडियन और राइटर हूँ। आप सुन रहे हैं स्मार्टफोन नेशन, कैसे नेक्स्ट हाफ बिलियन ऑनलाइन अपने भविष्य को आकार दे रहे हैं। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कंज्यूमर्स, रेगुलेटर्स और ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह एल्गोरिदम द्वारा संचालित दुनिया में प्राइवेसी फर्स्ट डिजिटल इकोसिस्टम को निर्माण कर रहे हैं। तो निवेदिता, मुझे बताओ, तुम्हारे साथ ऐसा कितने बार हुआ है कि तुम किसी दोस्त के साथ किसी चीज के बारे में बात कर रही थी और तुम्हें इंस्टाग्राम पर उसका विज्ञापन दिखना शुरू हो गया? हाँ, ऐसा तो अनगिनत बार हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि इंस्टाग्राम और सच कहूँ तो लगभग सारे ऐप मेरी जासूसी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सच्चाई उससे भी थोड़ी ज्यादा जटिल है। हालांकि शायद इंस्टाग्राम आपकी बात नहीं सुन रहा होगा। तुम इस बारे में इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? क्योंकि लाखों लोगों के वॉइस डेटा को रिकॉर्ड और स्टोर करना काफी महंगा होगा। साथ ही ये पूरी तरह से अवैध होगा और इसके लिए शासकीय प्राधिकारी अरबों डॉलर तक का जुर्माना लगा सकते हैं। ये सही है, लेकिन फिर ये एप्स इतनी अच्छी तरह से रेलेवेंट एड्स कैसे दिखाते हैं? हम सभी जानते हैं कि उनके पीछे एल्गोरिदम है, लेकिन क्या वो इतने अच्छे हो सकते हैं? हाँ, ये हकीकत में बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि मुझे इस बात की चिंता है कि एल्गोरिदम हमारे जीवन को कितना कंट्रोल करते हैं। रुको, तुम्हारे कहने का मतलब है वो नेटफ्लिक्स की सिफारिशों और अमेज़न पर शॉपिंग के सुझावों से भी परे है, विज्ञापन परोसने और मुझे कंज्यूम करने के लिए ललचाने से भी परे। न सिर्फ कंज्यूम करने के लिए ललचाने से भी परे, बल्कि ये भी कि तुम्हें क्या कंज्यूम करना है। 9 सितंबर 2019 को मार्टिना मैकब्राइड ने स्पॉटिफाई रिकमेंडर सिस्टम का इस्तेमाल करके एक प्लेलिस्ट बनाने के अपने अनुभव के बारे में एक इंस्टाग्राम स्टोरी प्रकाशित की। उसने अपनी प्लेलिस्ट का टाइटल कंट्री म्यूजिक रखा और वो ये देखकर चौंक गई कि सर्विस सिर्फ मेल आर्टिस्ट्स के गानों की सिफारिश कर रही थी। मैकब्राइड ने अपनी रिकमेंडेशंस को 13 बार रिफ्रेश किया, तब जाकर एक महिला का गाना विकल्पों की उस सूची में शामिल हुआ। ये कहानी वायरल हो गई और उन्हें स्पॉटिफाई के एक प्रतिनिधि से सीधे बात करने का अवसर मिला, जो इस बात से अनजान था कि उनके रिकमेंडर सिस्टम में महिला कलाकारों की कमी थी। हालांकि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। गणितज्ञ कैथी ओनील ने अपनी पुस्तक वेपन्स ऑफ मैथ डिस्ट्रक्शन में उन तरीकों के बारे में लिखा है जिनसे एल्गोरिदम मानदंडों को कायम रखता है। वो कहती हैं कि एल्गोरिदम को लापरवाही से लागू करने से कोई फायदा नहीं होता। वो हमारी पिछली प्रैक्टिसेस, हमारे पैटर्न को दोहराते हैं। वो बस स्टेटस क्यू को ऑटोमेट करते हैं। और बात और बिगड़ रही है।
फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल याद है? 2010 के दशक में ब्रिटिश कंसल्टिंग फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका ने लाखों फेसबुक यूजर्स का व्यक्तिगत डेटा उनकी सहमति के बिना इकट्ठा किया था। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से राजनीतिक विज्ञापन के लिए किया गया था। इसके कुछ रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस हुए। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने उस डेटा का इस्तेमाल टेड क्रूज और डोनाल्ड ट्रंप के 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति अभियानों को एनालिटिकल असिस्टेंस प्रदान करने के लिए किया, जिसने शायद चुनाव में उनकी जीत में योगदान दिया हो। हाँ, मुझे याद है। लेकिन साथ ही हमें ये याद रखना चाहिए कि डेटा और एल्गोरिदम स्वाभाविक रूप से अच्छे या बुरे नहीं हैं। मैं पिछले महीने पोलैंड में था और मुझे पोलिश बिल्कुल नहीं आती। अगर गूगल मैप्स डायरेक्शंस देने में मेरी सहायता न करता तो मैं तो वहां भटक ही जाता। जीपीएस का आविष्कार परमाणु मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए किया गया था और अब ये मेरे जैसे भटके हुए यात्रियों की मदद करता है। बिल्कुल, जीपीएस का आविष्कार सबसे पहले इसी के लिए किया गया था। सच कहूँ तो मुझे उन कंपनियों की चिंता है जिनके पास हमारा डेटा है। कभी कभी तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि मेरी कुकीज का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है। मुझे अगले शानदार स्मार्टफोन का विज्ञापन दिखाने के लिए या मेरी वोटिंग प्राथमिकताओं में हेरफेर करने के लिए। दरअसल प्राइवेसी के बारे में सोचने का एक तरीका है दिमाग की हैकिंग। हमारी पसंद में इस तरह से हेरफेर करना जो हमेशा हमारे लिए सही ना हो। इस बात पर मुझे नेटफ्लिक्स शो ब्लैक मिरर का वो एपिसोड याद आ रहा है। उसमें दिखाया गया था कि इस तकनीक को हर किसी ने कैसे अपनाया है, जहां हर कोई अन्य लोगों के साथ अपनी बातचीत को 1 से लेकर 5 स्टार के पैमाने पर रेट करता है। अगर आप सिर्फ दिखने में भी ठीक ठाक या रूड है तो लोग आपको कम रेट करते हैं और इससे आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है, जिसके कुछ परिणाम वास्तविक दुनिया में भी देखने मिलते हैं। परिणाम ये भी हो सकता है कि 1 से कम स्टार मिलने पर आपको जेल भेजा जा सकता है। नहीं, मैं इतनी दूर की बात नहीं कर रहा, लेकिन डिजिटल और डेटा प्राइवेसी काफी महत्वपूर्ण है। इतने कि जुलाई 2012 में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने पुष्टि की कि लोगों को ऑफलाइन जो अधिकार प्राप्त हैं, वही अधिकार उन्हें ऑनलाइन भी मिलने चाहिए, खासकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये संयुक्त राष्ट्र का पहला इस बात की पुष्टि करने वाला प्रयास था कि वास्तविक दुनिया की तरह ही डिजिटल क्षेत्र में भी मानवाधिकारों की रक्षा और प्रचार किया जाना चाहिए। अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। 2018 में कंप्यूटर वैज्ञानिक जेरन लेनियर और ग्लेन वेल ने डेटा डिग्निटी का विचार प्रस्तावित किया। इस कंसेप्ट का आधार ये है कि यूजर्स को उनके डेटा का इस्तेमाल करने के लिए भुगतान किया जाना चाहिए। इससे डेटा एक संपत्ति में बदल जाता है जिसका मालिक यूजर खुद है और कंपनी उसकी संपत्ति का मुद्रीकरण करने के लिए उसे मुआवजा देती है। मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे इंटरनेट पर पोस्ट करने के लिए पैसे मिलने चाहिए, फिर तो हम सभी इन्फ्लुएंसर्स बन जाएंगे। ये सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि ये आइडिया अब तक कितना आगे बढ़ा है। ये आइडिया फिलहाल तो सिर्फ पेपर पर है, लेकिन अन्यथा डिजिटल क्षेत्र में मानव अधिकारों के लिए ठोस कदम उठाया गया है। इस साल की शुरुआत में भारत ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP एक्ट 2023 लागू किया, जो व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा का अधिकार देता है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि कंपनियां मेरे डेटा को कैसे मैनेज, स्टोर और यूज करती है। तुमने काफी दिलचस्प बात कही, क्योंकि इस क्षेत्र की कंपनियों में निवेश करने वाली प्रभावशाली निवेश फर्म ओमीडिया नेटवर्क इंडिया की पार्टनर शिल्पा कुमार ने हमसे इसी बारे में बात की। प्राइवेसी प्रोसेस का प्रबंधन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, कंज्यूमर का विश्वास हासिल करने की दृष्टिकोण से और साथ ही अनुपालन के दृष्टिकोण से भी। हालांकि तथ्य ये है कि इसका प्रबंधन प्रक्रियाओं पर काफी इंटेंसिव होता है। इसमें शामिल सभी कंपनियों के लिए समय और लागत की दृष्टि से ये इंटेंसिव है और इसीलिए प्राइवेसी के प्रबंधन, डेटा का कंप्लायंस और सुरक्षा और प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए एक स्मार्ट और कुशल तरीका खोजना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। और प्रिवासेपियन डेटा के संदर्भ में आपकी प्राइवेसी फुटप्रिंट क्या है और डेटा संगठन के माध्यम से या बाहरी संगठनों में प्रवाहित होता है, इसका विश्लेषण करने में सक्षम है। पर इसमें प्राइवेसी फुटप्रिंट क्या है? और जैसा कि मैंने कहा, विश्वास के साथ साथ विनियमन और अनुपालन, इन सभी कारणों से इसे कुशलतापूर्वक प्रबंधित करना बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ठीक है, लेकिन इन सॉल्यूशंस का निर्माण कौन कर रहा है, जो कंपनियों को प्राइवेसी और पहचान को नेविगेट करने में मदद करते हैं?
आइए बात करते हैं अभिलाष सौंदराजन से, जो प्रीवा सेपियन के फाउंडर और सीईओ हैं। उन्होंने एक नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर के रूप में शुरुआत की और 2000 के दशक की शुरुआत में उन्हें वाईफाई से प्यार हो गया। उस वक्त ये एक उभरती हुई तकनीक थी। पूरी दुनिया में रहने और काम करने के बाद और सुरक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को विकसित होते देखकर उन्होंने प्राइवेसी के महत्व को समझा और रिस्पॉन्सिबल डेटा प्राइवेसी को अपनाया, खासकर भारत में, क्योंकि एक बड़ी आबादी पहली बार ऑनलाइन आने की तैयारी में थी। सुनते हैं अभिलाष को। मैं कहूंगा कि इंटरनेट और एआई आज वाइल्ड वेस्ट फेज में है ना? तो एआई समेत हम इंटरनेट और एआई के पाषाण युग में हैं। अगला युग जो आ रहा है वो एआई का प्राइवेसी युग है, या गार्टनर जिसे ह्यूमन सेंट्रिक एआई HCAI कहते हैं, तो ये भी भविष्य है। आज भी हम चैट जीपीटी और उसकी क्षमता को देख रहे हैं। अब हुआ ये है कि ज्ञान कमोडिटाइज हो गया है। आज मनुष्य या होमो सेपियंस के पास एक ही चीज बची है, हमारी पहचान और हमारी प्राइवेसी। बाकी सब कुछ अब एक तरह से कमोडिटाइज हो गया है। इसलिए अगर आप इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो हम भी एक कमोडिटी बनकर रह जाएंगे। मैं समझ रही हूँ अभिलाष क्या कहना चाहते हैं। एक बार जब हम अपनी जानकारी, अपने विचार, अपना बाइंग बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग छोड़ देते हैं तो हर चीज को एल्गोरिदम द्वारा हेर फेर किया जा सकता है। और ये लाभ संचालित एल्गोरिदम है जिनके केंद्र में हमेशा हमारा हित हो, ये जरूरी नहीं। इसी मूल प्रेरणा के साथ अभिलाष ने प्रीवा सेपियन की शुरुआत की। ये एक ऐसा मंच है जो कंपनियों को प्राइवेसी जोखिमों का मूल्यांकन करने और उन्हें कम करने में मदद करता है। अभिलाष ने इस क्षेत्र में मूलभूत कमियों के बारे में बात की। देश अपने गोपनीयता नियमों के साथ आ रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही कठिन स्थिति है जहां सामान्यतः एक प्रौद्योगिकी आती है तब नियमन आता है। उदाहरण के लिए एआई प्रौद्योगिकी है, हमें उसके लिए नियमन तक नहीं। हम सोच रहे हैं कि हम इसे कैसे नियमित करें। आपके पास अनुपालन के लिए प्रौद्योगिकियां हैं, लेकिन अनुपालन अधिकांश संगठनों के लिए एक चेक मार्क है। ये डेटा कैसे फ्लो होता है, आप कौन कौन से डेटा को एकत्र करते हैं, आप इसे कैसे प्रसंस्कृत करते हैं, ऐसी बातें वास्तव में इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। इसीलिए गोपनीयता के लिए प्रौद्योगिकियां कैसे बनाई जाती हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती है। वैसे मैं उनकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरा डेटा मेरे लिए उपयोगी हो। मुझे गूगल मैप्स के साथ अपना लोकेशन डेटा शेयर करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये मुझे वास्तव में उपयोगी सेवा प्रदान करता है। लेकिन मुझे भी मेरे डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, इसे लेकर सुरक्षा और जानकारी चाहिए। मैं उपयोगिता और प्राइवेसी के बीच संतुलन चाहती हूँ। मतलब चित भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरी मांग बहुत ज्यादा है। नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं है। दुनिया भर में कंपनियां प्राइवेसी बाय डिजाइन के विचार की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब है कि हमारी तकनीक ही इस तरह से डिजाइन की जानी चाहिए कि उसमें डेटा सुरक्षा पहले से शामिल हो। इसका मतलब प्राइवेसी के बारे में पहले ही सोचा जाएगा, न कि बाद में। बिल्कुल सही कहा। मैं इसे और बेहतर तरीके से नहीं समझा सकता था। प्राइवेसी के नियमों के बारे में विश्व स्तर पर बात हो रही है, चाहे वो यूरोप का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी GDPR हो, भारत का DPDP हो या अमेरिका का कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट। ये सभी प्राइवेसी बाय डिजाइन पर जोर दे रहे हैं। उदाहरण के लिए GDPR का आर्टिकल 25 डिजाइन और डिफॉल्ट रूप से डेटा सुरक्षा के बारे में है। तो हम अनिवार्य रूप से ठोस कदम उठा रहे हैं। पहले जो आदर्श माना जाता था वो अब नियम बनने जा रहा है। लेकिन प्राइवेसी बाय डिजाइन वास्तव में संचालित कैसे होती है? हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूजर से ली गई कोई भी सहमति साफ, स्पष्ट और स्पेसिफिक होनी चाहिए। ये बहुत ब्रॉड नहीं हो सकती और इसे एक उद्देश्य से बांधना होगा। दूसरे, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो एक व्यक्ति के पास होने चाहिए। GDPR में ऐसे 7 अधिकार परिभाषित हैं। और क्या है वो अधिकार? ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर स्वागत है आपका स्मार्टफोन नेशन पे। हम बात कर रहे थे GDPR के 7 नियमों की। वो है पहुंच का अधिकार, सुधार का अधिकार, मिटाने का अधिकार, प्रोसेसिंग को प्रबंधित करने का अधिकार, डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार और आपत्ति का अधिकार। आखिरी वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है,
सिर्फ ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग पर आधारित निर्णय के अधीन न होने का अधिकार। इससे मुझे पिछले साल की याद आ गई। पिछले साल एप्पल ने आईफोन यूजर्स को वो जिन ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे थे उनके द्वारा ट्रैक किए जाने से बचने की अनुमति दी थी। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा के सीएफओ ने घोषणा की कि सिर्फ 2022 में उन्हें बिक्री में $10 बिलियन का नुकसान होगा और उनके शेयर की कीमत गिरने लगी। इसमें 1/4 से ज्यादा की गिरावट आई, जिससे रातों रात इसका बाजार मूल्य $230 बिलियन कम हो गया। और निश्चित रूप से एप्पल के शेयर में बढ़त हुई। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पता चलता है कि लोग प्राइवेसी की परवाह करते हैं। सहमति ही एकमात्र घटक नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, सहमति किसी संगठन के लिए डेटा इकट्ठा करने के लिए सिर्फ एक नोटिस प्रीकर्सर है। ये डेटा की प्रोसेसिंग के कॉन्टेक्स्ट को कैप्चर करता है। संगठन को यह सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों और तकनीकों की भी जरूरत पड़ती है कि वे इस उद्देश्य से परे न जाएं और अपनी डेटा पाइपलाइंस और डेटा स्ट्रीम्स के संदर्भ में डिजाइन डेटा मिनिमाइजेशन द्वारा प्राइवेसी का निर्माण करें, है ना? और ऐसा नहीं है कि आपको डेटा मिलता है और आप इसे किसी को बेच देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। ये डेटा वाइल्ड वेस्ट या स्टोन एज हो गया है ना? अब अगला युग है प्राइवेसी का युग, जिसमें मार्केटर्स एंड एडवर्टाइजर्स के लिए एक लीडर बनने का और ये कहने का मौका कि हम प्राइवेसी फर्स्ट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हैं। ये बहुत विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन भविष्य यही है। अगर कोई नेता बनना चाहता है तो यही एकमात्र तरीका है, क्योंकि यही कानूनी और नैतिक तरीका है। तो सही मानसिकता के साथ ऐसा करने का ये सही तरीका है। ठीक है? क्या आपके पास उन लोगों की सहमति है जिन्होंने इस मार्केटिंग अभियान के लिए सहमति दी? हम सिर्फ उन लोगों तक पहुंचेंगे। हम आपको ज्यादा सहमति प्राप्त करने में मदद करेंगे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है ना? तो सहमति एक हिस्सा है। अब अगर आपके पास सहमति नहीं है तो आप डेटा कैसे अनलॉक करेंगे? यहीं पर प्राइवेसी इंजीनियरिंग काम आती है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अपनी डेटा पाइपलाइंस में प्राइवेसी बाय डिजाइन लाना चाहते हैं, तो आप लोगों की प्राइवेसी का उल्लंघन किए बिना डेटा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है जिसका इस्तेमाल आप किसी व्यक्ति के दिमाग में हेरफेर करने के लिए कर सकते हैं, बल्कि इसका इस्तेमाल एक बड़े ग्रुप के लिए कर सकते हैं। तो यहीं प्राइवेसी इंजीनियरिंग आती है। मतलब प्राइवेसी इंजीनियरिंग हमारी सहमति से परे इस तरह जानकारी इकट्ठा कर रही है जिससे प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होता, बल्कि ये कंपनियों के लिए भी फायदेमंद है। और क्योंकि वो इस जानकारी का इस्तेमाल कर सकती है, मुझे तो ये बहुत अजीब लगता है। अजीब तो है, लेकिन ये एक ऐसी राह है जिस पर संगठनों को तेजी से चलना होगा। आगे चलकर कंपनियों के लिए यही डेटा आर्किटेक्चर होना चाहिए। चाहे आप डेटा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हो या एआई फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेसी आपके ग्राहकों के डेटा को छूने तक में पहली बाधा है। इसलिए अगर डेटा नया ऑयल है और एप्स ऑयल फील्ड्स हैं, तो प्राइवेसी इंजीनियरिंग रिफाइनरी है। और कंपनियों को सिर्फ नियामक या कानूनी दृष्टिकोण से इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, उन्हें कंज्यूमर का विश्वास भी जीतना है। अभिलाष को इस बारे में बात करते हुए सुनते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास बहुत सारा डेटा और विषय अधिकार हैं जिनका उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे वो अपने और उद्यमों के बीच डिजिटल ट्रस्ट नाम की चीज का निर्माण करेंगे। उदाहरण के लिए एप्पल के पास आज स्वाभाविक रूप से एक डिजिटल ट्रस्ट है। जब हम कहते हैं कि लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स पहनने में या अपने साथ ले जाने में या बहुत संवेदनशील बातें करने में कंफर्टेबल हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एप्पल उनकी प्राइवेसी की रक्षा करेगा, तो ये डिजिटल ट्रस्ट है और ये पूरे इकोसिस्टम में होने जा रहा है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग अन्य लोगों को समझें। एक आम आदमी को डिजाइन बाय प्राइवेसी समझ ना आए जब हम डेटा आर्किटेक्चर या डेटा फ्लो की बात करें। ये अवधारणा उसके लिए बहुत गहरी हो सकती है और जब वो इसे समझ भी नहीं सकता, तब वो किसी उद्यम पर डिजिटल ट्रस्ट कैसे बना सकता है? सवाल यह है कि वह उद्यम में कितना विश्वास करता है ना? इसके लिए उसे न्यूनतम विशिष्ट सहमति नोटिस दी जानी चाहिए। तो उन्हें कहना चाहिए कि हम सिर्फ ABCD के लिए डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और उसके आगे नहीं। शायद हम प्राइवेसी तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे, उदाहरण के लिए एनोनिमाइजेशन, जहां आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट और अन्य रिसर्च एक्टिविटीज के लिए दोबारा आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हम आपके व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल आप तक पहुंचने, आपकी सेवा करने, आपको अलर्ट देने से परे और किसी चीज के लिए नहीं करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है।
और उन मार्केटिंग गतिविधियों जैसी चीजें सिर्फ अज्ञात डेटा पर ही होंगी, ये आपके व्यक्तिगत डेटा पर नहीं होंगी। इसका मतलब है चित्त भी मेरी होगी और पट भी मेरी। बिल्कुल होगी। और प्रीवासेपियन जैसी कंपनियां मदद के लिए मौजूद है। वे प्राइवेसी बढ़ाने वाली कई तकनीकों का निर्माण कर रहे हैं जो कंपनियों को ये अच्छा संतुलन हासिल करने में मदद करती है। यहाँ अभिलाष इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हमारे पास दो उत्पाद हैं। एक को प्रिवेसी एक्सरे कहा जाता है, दूसरे को इवेंट होराइजन कहा जाता है। तो प्रिवेसी एक्सरे एक प्रिवेसी रिस्क विजुअलाइजेशन उत्पाद है, क्योंकि पहली चीज जो हमें बाजार से पता चली वो ये कि डीपीओ एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट की तरह है ना? वो डेटा देखता है और उसे निर्णय लेने होते हैं। लेकिन समस्या ये है कि आज उसके पास माइक्रोस्कोप भी नहीं है, इसीलिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। वो एडीपीओ की पहली जरूरत है, इसीलिए हमने प्रिवेसी एक्सरे नाम की चीज बनाई है। आपको ये देखना है कि क्या हो रहा है, आपको डेटा देखना है और ये देखना है कि डेटा में किस तरह के जोखिम मौजूद हैं, किस प्रकार का सिंगलिंग आउट रिस्क लिया जा सकता है, किस प्रकार का लिंकेज रिस्क लिया जा सकता है, किस प्रकार का आउटलियर रिस्क लिया जा सकता है, जिससे लोग व्यक्तियों के बारे में ज्यादा जान सकें जो नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि चेन्नई में कोई व्यक्ति है जिसका वजन 240 किलो के आसपास है। वो ऐसा इकलौता व्यक्ति है। उसके बाद उसका वजन 150-180 किलोग्राम जितना है, ठीक है। तो ऐसे 2-3 विशेषताओं से आप उस व्यक्ति या किसी भी यूजर को विशिष्ट रूप से पहचान लेंगे। आप अपने अपार्टमेंट में कोई खास जन्मतिथि या कार मॉडल वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, है ना? इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सिर्फ इन 2-3 विशेषताओं से लोग आपको विशिष्ट रूप से पहचान लेते हैं, है ना? बिल्कुल। 90 के दशक के अंत या 2000 की शुरुआत में एक प्रयोग किया गया था, जहां मेयर ने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एक प्रकाशन किया था। उन्होंने इंश्योरेंस रिसर्च के लिए पीआई हटाकर राज्य के सभी लोगों के बारे में जानकारी प्रकाशित की। उन्हें लगा कि आपका नाम हटने के बाद आपका सामाजिक सुरक्षा नंबर जैसी जानकारी हटाने से ये गुमनाम बन जाएगा, है ना? मैंने कि ये रिसर्च से पता किया है कि उसने सिर्फ जन्मतिथि, उनके जिप कोड और जेंडर का कॉम्बिनेशन लिया और उसने उसी से आबादी के 85% लोगों की पहचान ढूंढ ली। ये तो भयानक है। अब समझ आ रहा है कि सिर्फ गुमनाम रहना क्यों काफी नहीं है। हमें निश्चित रूप से प्राइवेसी एनहांसिंग टेक्नोलॉजीज की जरूरत है। इसी वजह से डेटा सुरक्षा अधिकारियों का डीपीओ के लिए प्राइवेसी जोखिमों की पहचान करना महत्वपूर्ण है, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो जिनका इस्तेमाल खतरनाक तरीकों से किया जा सकता है। प्रीवासेपियन 0 से 100 तक जोखिम स्कोर देता है और ऑर्गेनाइजेशन में डीपीओ और उत्पाद टीमों को इस जोखिम को कम करने के बारे में एक समृद्ध और ठोस बातचीत करने में मदद करता है। तो हम इन उत्पादों के साथ एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। एक उत्पाद है प्रिवेसी एक्सरे, दूसरा उत्पाद है इवेंट होराइजन। तो इवेंट होराइजन बेसिकली एनोनिमाइज करता है। हमें लगता है कि ये बहुत ही मौलिक पहला कदम है, जहां अगर आपके पास सहमति नहीं है तो आप डेटा को छू भी नहीं सकते। उस डेटा का इस्तेमाल वहीं हो सकता है जहां सहमति हो। अब ये अन्य जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं? तो वो उस डेटा को एक एप्लीकेशन के तौर पर एनोनिमाइज कर सकते हैं और इसे अपनी समझ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर हम मोबाइल इस्तेमाल के मामले के बारे में बात कर रहे हैं, तब कोई ये समझना चाहता है कि ग्राहकों के लिए किस प्रकार की सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं और कौन सी नहीं। उसे सिर्फ गुमनाम डेटा की इस्तेमाल के पैटर्न को समझने की और इसे ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत है। अब समझ आया कि कंपनियों के लिए डेटा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दवा की खोज से लेकर इंश्योरेंस देने तक और ये तय करने तक कि किसे ऋण देना है, सब कुछ डेटा पर निर्भर करता है। और कंपनियों के पास उपलब्ध बहुत विशिष्ट डेटा के साथ सिर्फ 4-5 विशिष्टताओं के आधार पर भी किसी व्यक्ति की विशिष्ट पहचान की जा सकती है। हाँ, और इसके खतरे नियामक संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले दंड से और भी परे हैं। उदाहरण के लिए भारत में डेटा उल्लंघन के लिए जुर्माने महत्तम की लागत 250 करोड़ रुपए तक हो सकती है। हालांकि किसी कंपनी के आर्किटेक्चर के एक भाग के रूप में प्राइवेसी बाय डिजाइन रखने का एक व्यावसायिक लाभ है। आप डेटा कैसे अनलॉक करते हैं? क्योंकि दूसरा विकल्प यह है कि आप अब डेटा तक पहुंच भी नहीं सकते। हम इसी चुनौती के बारे में व्यवसाय के साथ चर्चा कर रहे हैं। व्यवसाय सोचते हैं कि उन्हें आज डेटा मिल रहा है और वो इसे उसी तरह इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं।
लेकिन ये सब सच नहीं है। आप सिर्फ एक बहुत व्यापक सहमति प्राप्त करके उसे जिसके साथ चाहे उसके साथ बांट नहीं सकते। और ज्यादातर व्यवसाय अब क्लाउड पर जा रहे हैं और आप नहीं जानते कि आपके पास किस बकेट तक पहुंच है, किस बकेट तक आपकी पहुंच खुली है या कौन सी पॉलिसीज खुली हैं, क्योंकि ज्यादातर यानी कि 70% या ज्यादा डेटा उल्लंघन मुख्य रूप से इंसान की गलती, कॉन्फ़िगरेशन में कोई कमी और एक्सेस दर जैसी चीजों के कारण होते हैं। और फिर डेटा और अन्य चीजों का दुरुपयोग भी होता है, लेकिन ये एक बहुत ही बुनियादी समस्या है। तो मेरी बैंक मेरे पिछले इस्तेमाल के आधार पर एक संदिग्ध क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को चिन्हित करने में सक्षम है, पर वो उस लेनदेन के आधार पर मुझे फॉरेक्स कार्ड का विपणन करने में सक्षम नहीं है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इससे अनावश्यक मार्केटिंग से बचा जा सकेगा और मेरे बैंक पर मेरा विश्वास भी बढ़ेगा। मैं भी इससे सहमत हूँ। जब मैं प्राइवेसी इंजीनियरिंग के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो भी डेटा एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी कंपनीज की तरह बन रहे हैं, क्योंकि डीपीओ, उत्पाद टीमों और यहाँ तक कि सीएक्सओ पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। कितनी आश्चर्यजनक बात है ना कि एक ही जनरेशन में हम एक ऑफलाइन समाज से एक डिजिटल समाज में चले गए हैं, जहां प्राइवेसी अब बातचीत का मुख्य विषय है। स्मार्टफोन की खूबियों को सही नियामक और तकनीकी सुरक्षा के साथ बढ़ाना जरूरी हो गया है और प्रिवासेपियन जैसी कंपनियां यही करने की कोशिश कर रही है। स्मार्टफोन नेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं उत्सव हूँ और मैं निवेदिता हूँ। ये था स्मार्टफोन नेशन। अगले सप्ताह एक और कहानी के लिए जुड़े कि कैसे नेक्स्ट हाफ बिलियन लोग ऑनलाइन अपना भविष्य संवार रहे हैं। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो स्मार्टफोन नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हमें रेट और रिव्यू करना ना भूलें। इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आप IVM पॉडकास्ट पर या जहां भी आपको अपना पॉडकास्ट मिलता है वहां स्मार्टफोन नेशन को सुन और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में भी उपलब्ध है। इस सीजन को संभव बनाने के लिए ओमिडियर नेटवर्क इंडिया का विशेष धन्यवाद। यह जानने के लिए कि ONI कैसे साहसी और उद्देश्य संचालित उद्यमियों के साथ साझेदारी करके भारत के अगले आधे अरब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है, omidyarnetwork.in पर जाएं। हमें बताएं कि आप शो के बारे में क्या सोचते हैं। आप हमारे मेजबानों को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। उत्सव को इंस्टाग्राम ID @YVTravel42 पर देखा जा सकता है। आप निवेदिता को इंस्टाग्राम ID @niv.prakasam पर संपर्क कर सकते हैं। आप IVM को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @IVM Podcasts पर फॉलो कर सकते हैं।